तो कुछ और क्वेश्चन मैं डीसी पांडे के आज लेकर के आया हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, अब शुरू करते हैं इसको। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 12 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की वैल्यू 1 ओम है और सारा इस तरीके से अरेंज्ड है। हमको बताना है कि ओवरऑल इक्विवेलेंट हमारी रेजिस्टेंस कितनी बनेगी बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में अगर कोई पूछे नेट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी तो बताना है। इससे पहले भी आपको बता रखे है कि ये चीज़ बहुत रेयरली कभी पूछी जा सकती है, लेकिन फिर भी इसे करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बताया था वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से लागू करते हैं। अगर आप इसमें यूँ देखोगे तो ये लाइन हमारी ऐसी है जो सिमेट्रिकल लाइन आ रही है, जो इसे बीचों बीच बांटती है और बैटरी के अक्रॉस चलती है। तो बैटरी क्योंकि इसके क्रॉस लगेगी ना, कोई हम इमेजिन करते बैटरी यहाँ से यहाँ लगेगी, तो अगर इसके क्रॉस हम देखें इसको तो ये वाली लाइन हमारी कैसी आ रही है, जो लाइन इसको सिमेट्रिकली बांटती है। और आपको बताया था कि वो वाली लाइन में पोटेंशियल क्या आएगा, सेम, क्योंकि पोटेंशियल सेम ड्रॉप होता चलता है तो इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम बन जाएगा। अगर पूरी लाइन में पोटेंशियल सेम बन गया है तो जो रजिस्टर हमारे इस लाइन पे आए हुए हैं उनका वहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा, वो वहाँ पे यूजलेस है, क्योंकि जब उनका पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम है तो करंट कहाँ पास करना है, तो इसमें से करंट पास होना नहीं। तो ये वाला और ये वाला रजिस्टर यहाँ से हटा सकते हो आप, क्योंकि पहले जो मेन दिक्कत थी यही दो कर रहे थे, हमको पता नहीं चल रहा था ये सीरीज है कि पैरेलल है। इन्होंने पंगा किया होता भी यहाँ से हट गया, अब साफ दिख जाएगा। अब आपको इसके बाद पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सोल्व हो जाएगा। 1 और 1 का सीरीज 2, 1 और 1 का सीरीज 2, 2 और 2 का पैरेलल 1, 1 1 1 3 बन गया। तो बीच में कितना आया 3, बीच में 3 है, 2 3 2, तो 2 3 2 का हमारे पास क्या आ गया पैरेलल। अब इसमें से पहले 2 और 2 उठाओ, क्योंकि 2 और 2 का आपको साफ दिखाई देगा पैरेलल कितना होता है 1। तो 1 उन दोनों का 2 और 2 का 1 बन गया। अब उसका एक 1 और एक ये 3 बीच में बचा हुआ है, इन दोनों का एक 1 और बीच में ये टोटल 3 बचा हुआ है। तो 1 और 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा 3/4, डायरेक्ट आंसर है। तो इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हवा में सोल्व कर सकते हो इसको। लेकिन फिर से कोई काम का नहीं है, आपके रेयरली कोई चांस बनेगा आपका कि कोई नीट में या जेईई मेंस में पूछ लिया जाए। हाँ, कोई अगर छोटे मोटे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। तो इसमें सेल है हमारे पास, n सेल हैं और ये कहा गया कि उसमें से 2 की पोलैरिटी रिवर्स की गई है, ए और बी की। ए और बी 2 सेल हमारे, उन दोनों की पोलैरिटी रिवर्स की गई है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा। और ये पूछा कि किसी एक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कैसे बनेगा, सीरीज में सारे लगा रखे हैं। तो देखो n-2 सेल हमारे एक साथ आए, सबकी पोलैरिटी स्ट्रेट, उसके 2 सेल हमने उल्टे लगा रखे हैं। तो टोटल ईएमएफ बना कितना, n-2e तो पॉजिटिव, -2e नेगेटिव, यानी टोटल कितना बन गया n-4e टोटल बन गया। ठीक है, ये बना हमारा ईएमएफ कितना, पोटेंशियल टोटल ईएमएफ बनता है उसका पूरे कॉम्बिनेशन का। उसमें 2 सेल हमारे रिवर्स लगाए गए हों। तो अब हर एक की रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिवन थी, तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस उसकी है तो वो तो सेम रहेगी ना सभी की, चाहे सीरीज में सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ, पोलैरिटी से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो वो हो जाएगा n/r, यानी हमारी जो रेजिस्टेंस बनी R इक्विवेलेंट वो n/r बन गई। अब आगे का खेल सिंपल था, करंट निकाल सकते हैं हम स्टेट इसका, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टर जो हमने निकाला, और ये हमारे पास आ गया n-4e अपॉन n/r। अब पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है किसी एक के क्रॉस। देखो यहाँ बस थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि ये जो चीज़ है, ये वाले जो 2 सेल हैं उसमें कंडीशन गिवन है, एक छोटी सी कंडीशन गिवन है, वो सब सारा क्वेश्चन बदल दिया। उसने कहा कि n>4 है। अगर n>4 है तो मतलब इसमें जो ओवरऑल पोटेंशियल बचेगा ये वाले डोमिनेट करेंगे। यानी देखो अगर 5 भी लेते हैं तो 3 सीधे लगे हैं, 2 उल्टे लगे हुए हैं, यानी कि ये छोटे पड़ गए। ये छोटे पड़ गए तो ऐसा करने से होगा इनकी चलेगी, अगर इनकी चलेगी तो करंट उल्टा आएगा, यानी इनकी पोलैरिटी पॉजिटिव में घुसेगा, इस तरह से घुसेगा। अगर ये 4 से कम होते तो कहानी दूसरी होती। अब कितने हैं, 4 से बड़ा होने से मतलब वो कंडीशन फालतू लग रही है, पर वो फालतू नहीं है, उसी ने सब कुछ चेंज किया है। क्योंकि ये 4 से बड़े हैं तो जो पॉजिटिव पोलैरिटी वाले हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे, और जो ए और बी हमारे सेल हैं उन सेल में क्या होगा, करंट पॉजिटिव से एंटर करेगा, उल्टा करंट एंटर करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, वो उनकी चार्जिंग होगी, n>4 होने से उनकी चार्जिंग होगी। अगर >4 ना होता फिर उनकी चार्जिंग नहीं होती, फिर वो भी डिस्चार्ज होते। तो अभी तो क्या हुआ, उनकी चार्जिंग हो गई है। अगर चार्जिंग होगी तो आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस V = E + I × R होता है। आगे कहानी सिंपल, तो E + I तो हमने यहाँ से निकाला, × R ये लगा दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में इसको E को कॉमन ले लो और बाकी काटो पीटोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 2E × n-2/n। यानी इस क्वेश्चन में जो खास बात थी बस वो यही था कि इसे कैसे यूज़ करते हो आप, कि n-2 n>4 दिया हुआ है, इसे कैसे यूज़ करते हो। ठीक, एक और क्वेश्चन है देखना। अच्छा, इसमें देखना ज़बरदस्त ट्रिक, कैसे इसको हम बगैर जो तीसरा क्वेश्चन चेक कर ले एक बार, इसमें कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं बगैर पेन उठाए। देखो क्वेश्चन क्या है, तो ये 3 6 और 2 और ये 5 और 4, ठीक, ये सब हमारे ऐसे अटैच्ड हैं।
सवाल इतना सा है कि इनमें से किसके क्रॉस मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी, किसके क्रॉस मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। वी वोल्टेज अप्लाइड है, कितनी पावर होगी ये नहीं पूछा हमसे, सिर्फ इतना पूछा किसके क्रॉस मैक्सिमम डिसिपेट होगी। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी हो तो फिर आप इसको ज़बरदस्त तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो पावर के लिए हम चल सकते हैं दोनों तरीक़ों से, एक तो आई स्क्वायर आर से चल सकते हैं, एक वी स्क्वायर बाय आर से चल सकते हैं। लेकिन आई स्क्वायर बाय आर से अगर आप चलोगे सोल्व तो वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमको ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, करंट वगैरह ज़्यादा निकालना पड़ेगा। लेकिन वी स्क्वायर बाय आर से अगर आप चलते हो वो थोड़ा जल्दी आंसर देगा और बगैर पेन उठाए। देखो ये हमारा ये साफ दिख रहा होगा आपको कि ये तीन एक साथ पैरेलल में है ना, ये लाइन से जोड़ देती है। तो ये 2, 6 और 3 ये पैरेलल में है, उधर 5 और 4 आपस में पैरेलल में है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में, मतलब ये 3 आकर के उन दो के यूँ पैरेलल में जुड़ता है। तो ये 3 आपस में पैरेलल और वो 2 पैरेलल, और ये ओवरऑल किस में हो गए, सीरीज में। यानी जितना वोल्टेज करंट तो दोनों में सेम क्रॉस करना ही है। हम लगाने वाले हैं वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर से जिसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी में ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी। ठीक, पावर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होना चाहिए और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ज़्यादा पावर के लिए। तो अगर मैं इसको देखूं थोड़ा ध्यान से, अगर आप दिमाग लगाओ तो को बताई थी मैंने कल भी एक बात कि जो हमारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। ये बात हुई थी ना कि पैरेलल में हमारा जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है। यानी कि अगर आप इन तीनों की रेजिस्टेंस सोल्व करोगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे हवा में कर लो तो वो 2 से छोटी आएगी और इन दोनों की 4 से छोटी आएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो इन दोनों से छोटी आएगी। यानी यहाँ रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो करंट सेम जाएगा। तो करंट सेम जाएगा, इन तीनों का आपस में पोटेंशियल सेम रहेगा, इनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटी है तो इसलिए इनके क्रॉस ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। यानी इन तीनों के क्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो उन दोनों से कम आएगा, उन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल होगा इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम बनेगी, उसकी ज़्यादा बनेगी। आप पेन उठाए कर सकते हो, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ अगर आप वो समझ गए फिर पेन नहीं उठाना पड़ेगा इसमें। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम बनेगा, इसके क्रॉस ज़्यादा बनेगा, तो यहाँ टेंशन लेनी ही नहीं, ये तो कहानी खत्म ही, क्यों इससे पंगा ले, यहाँ तो ड्रॉप वैसे भी कम हो रहा है। अब बात चलते हैं इसमें, तो इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगी, ये स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये 5 का और 4 का स्क्वायर आ गया, 5 का 4 का स्क्वायर बना वी स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, लेकिन जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके क्रॉस हीट प्रोड्यूस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आपका 4 ओम, यानी 4 ओम की क्रॉस हीट प्रोड्यूस क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम है और वोल्टेज दोनों में 5 और 4 में इक्वल है। तो वो हमने फैसला कर लिया था कि ड्रॉप ज़्यादा यहीं पर होना है तो काम तो इसी से चलेगा। तो ये हमारा बगैर पेन उठाए हमने आंसर सोल्व कर दिया। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, आपको किरचॉफ लॉ लगाना ही पड़ेगा। तो किरचॉफ लॉ अगर आप लगाते हो तो यहाँ से हम लगाते हुए जाते हैं, तो यहाँ वी हाई पे है, वी भी लो पे है, तो हम वो जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव और राइज को नेगेटिव लिखते चलेंगे। तो वो मैंने लगाया यहाँ पे 4i पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसमें। उसके बाद मैंने देखो लूप चूज़ किया नीचे वाला, कोई एक लूप आप चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें चल सकते थे, ऊपर वाले में डायरेक्ट जा सकते थे, और आप चाहो तो नीचे वाले में से भी जा सकते हो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप हाँ आया तो ऊपर में कोई दिक्कत नहीं थी, उससे भी आया था। तो ये मैं नीचे वाले से गया हूँ, इससे नीचे से चल ये लूप मैंने फॉलो किया है, रास्ता फॉलो किया, मतलब 4i ऊपर ड्रॉप हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितना ड्रॉप, i2 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना जाएगा, i - i2 जाएगा, वो सोल्व कर लिया। i - i2 -3 क्योंकि यहाँ पे राइज हुआ है, फिर ड्रॉप हुआ है, और टोटल कितना था 16 वोल्ट। तो वो 16 वोल्ट था, मतलब ओपन सर्किट में कैसे लगाते हैं किरचॉफ लॉ, तो वो आपको बताया है। उसके बाद देखो इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं i1 और i2, तो सोल्व तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने एक छोटा लूप ये वाला भी चूज़ किया और इसमें फिर से क्या लगाया, किरचॉफ लॉ लगाया। तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाया तो हमारे पास इक्वेशन आई ये वाली, उसको थोड़ा एडजस्ट किया मैंने उससे, तो ये बना है। इसको मैंने सोल्व किया, एडजस्ट किया, तो ये बन गया। अब दोनों को सोल्व करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, उसमें माइनस कर दिया, ऐड कर दिया, तो कैंसिल आउट हो गया जो हमारा i1 था। उसके बाद फाइनल इक्वेशन i2 आ गई, वो आ रहा है 2 एम्पेयर, -2 एम्पेयर आ रहा है। देखो क्योंकि 40 इधर जाएगा तो ये -26 बनेगा, तो ये -2 एम्पेयर आएगा। और अगर आप इसको वापस पुट करते हो -2 वैल्यूज की इसमें, तो आपको i1 मिलेगा 1.5 एम्पेयर आएगा पॉजिटिव। देखो -2 -4 हो गया ना, ये सॉरी +4 हो गया, +4 उधर गया तो 15 आ गया, 10 नीचे गया तो 1.5 आ गया, तो 1.5 आ गया। वापस देखो करंट हमारा 2 में कितना था, i1 - i2 था, तो दोनों को माइनस कर दो, वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आएगा 3.5 एम्पेयर। ठीक, तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हुई कि भाई अगर हम पोलैरिटी गलती से रिवर्स ले भी ले लेते हैं, उल्टी ले भी लेते हैं, तो अपने आप साइन आया था उसका नेगेटिव आया था। मतलब कि जो हम कह रहे हैं कि i2 करंट कहाँ गया है, इधर गया है, तो मतलब i2 हमारा पोलैरिटी गलत है, असल में करंट वापस आया होगा, इस तरफ करंट आया होगा। तो इधर से पीछे करंट कितना है, i1 कितना है हमारा भाई 1.5 एम्पेयर, मतलब यहाँ से 1.5 एम्पेयर आया, इधर से 2 एम्पेयर करंट आया, दोनों जुड़ गए, 2 ओम में कितना गया, 3.5 एम्पेयर करंट गया। तो वो पोलैरिटी आप जो मर्जी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली आंसर सही आ जाता है।
तो ये कुछ और क्वेश्चन और कुछ और ट्रिक्स और कुछ और कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो अभी जो मैंने उठाया है, तो यहां पर हमारे पास दो सेल हैं, एक की ईएमएफ E1 और रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 और रेजिस्टेंस R2, और उसके क्रॉस लगी हुई है कैपिटल R। सवाल आपसे ये है कि क्या कंडीशन हो कि हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें अगर, तो इसमें करंट बढ़ जाए, यानी कि जब ये नहीं था तो करंट ज़्यादा हो, जब ये था तो करंट कम हो। सिंपल सी बात उन्होंने बता दी हमको। अब इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स ही है बस। इसको हटाने के बाद यानी शॉर्ट करने के बाद जो करंट आएगा वो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r आएगा। वो ज़्यादा होना चाहिए कब, जब ये दोनों लगे हुए थे, जब दोनों अटैच थे तो करंट कितना था, E1 प्लस E2 टोटल EMF अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 ये था। ये ग्रेटर देन की कंडीशन लगा दो, इक्वल सोल्व कर दो, काट दो, पीट दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा E1 R2 इज ग्रेटर देन E2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी इसमें कंडीशन बस इतनी थी कि इसको लगाने के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा खेल है, तिकड़मबाजी, अगर आपको सीख पाओ तो इसमें यह था कि एक हमारे पास R ओम की रेजिस्टेंस है और एक 3R है, यहाँ पे एक 6R है, और एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे V वोल्ट EMF की बैटरी थी। ये वोल्ट मीटर अटैच है। तो आपने देख लिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि भाई इसमें ये था कि जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग आती है उसकी V1 जब स्विच सिर्फ S1 चालू होता है, बाकी बंद होते हैं। यानी 3 ओम R के क्रॉस जो वोल्टेज बनेगी उसकी वैल्यू को उन्होंने V1 कहा है जब ये काम ना करे, और जब ये काम करे ये काम ना करे तब उसको V2 कहा है, जब दोनों काम करे तो उसको V3 कहा है। तो इसमें से कौन सा बड़ा है कौन छोटा वो बताना है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये तो EMF है, ये फिक्स है, इसकी इधर जो रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगी, क्योंकि करंट तो सेम माना है सीरीज में, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम जो भी सीरीज जाएगा, इसकी वोल्टेज जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेगी तो वो ज़्यादा पोर्शन अपना हिस्सा ले जाएगी टोटल वोल्टेज। देखो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने पहले, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है। तो अगर V1 V2 मान लेता हूँ, सबको V मान लेते हैं इस वाले हिस्से को, तो चलो अलग से बताता हूँ। मान लो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो आपको R2 की वोल्टेज पता करनी है। तो कैसे आती है वो, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। ये फॉर्मूला है ना, हम टोटल जानते हैं इसको, टोटल वोल्टेज मतलब ये V2 बना देते हैं, इसको टोटल वोल्टेज कह देते हैं। वो यहाँ पे E दी हुई है वैसे, तो ये फॉर्मूला है। यानी कि उसकी वोल्टेज रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी, उस साइड की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उधर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो अब इसमें देख लो कौन से केस में ज़्यादा है। जब ये खाली 3R काम कर रहा है, वो तो दिख रहा है उससे बड़ा तो 6R हो जाएगा। जब V1 था उससे बड़ा V2 है, क्योंकि 3R जब था उससे दूसरा बड़ा क्या था, 6R पे था। तो जब 6R काम कर रहा था वो मैक्सिमम सबसे बड़ी रेजिस्टेंस थी, तो V2 सबसे बड़ा हो गया और V1 उससे छोटा हो गया। अब बात करते हैं V3 वाले की। जब आपको ये दोनों कंबाइन कर दो, तो आपको एक बात बता रखी है मैंने कि कंबाइन करने पर पैरेलल में छोटे से भी छोटा आता है। तो छोटे से भी छोटा मतलब 3 से भी छोटा आएगा, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो V3 सबसे छोटा आना है, सोल्व करके देख लो वो 2 आएगा वैसे भी। तो V3 क्या आएगा, सबसे छोटा, V2 सबसे बड़ा, और V1 बीच में आएगा। तो V2 V1 V3, यानी इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये भी आप हवा में सोल्व कर सकते हो। क्योंकि ये सब ट्रिक्स इसलिए हैं क्योंकि जो कंपटीशन में आप जितना जल्दी आंसर करते हो उससे आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे, उससे ही स्कोर बढ़ता है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखने में लग सकता है शायद ये बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कोई हमारे पास रजिस्टर है, उसके क्रॉस करंट जा रहा है I, तो उससे जो पावर लॉस हो रही है, छोटी सी पॉइंट उसमें मिसिंग है। वो होना चाहिए था कि जो पावर लॉस है वो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्मली उसमें से पावर रेडिएट हो रही है, और वो वैल्यू कितनी है, I लैम्डा थीटा माइनस थीटा नॉट, ये गिवन है कि यूनिफॉर्मली वर्ड होना चाहिए था। यूनिफॉर्मली वर्ड वहाँ पे नहीं है, तो उसके बगैर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो वहाँ पे मुझे मानना पड़ा कि और कोई तरीका था नहीं। तो लैम्डा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, हमारे पास पावर रेडिएट हो रही है उससे, ठीक है। और आई उसमें से करंट जा रहा है, आर उसकी रेजिस्टेंस थी, तो उसमें से कितना उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ होगा। मतलब टोटली अनरिलेटेड चीज़ें, बहुत दूर तक बात पहुंच गई है, बहुत सारे चैप्टर मिक्स हो गए हैं। तो सोचने में लग रहा है कि शायद पता नहीं कितना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, 2-3 लाइनों में ही हो जाएगा। बस इसमें अगर आपको यूनिफॉर्मली शब्द का महत्व समझ पाते हो तो बहुत बढ़िया है। उसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर पावर देखो यूनिफॉर्मली रेडिएट हो रही है तो इसका यह मतलब है कि उसका थीटा चेंज नहीं हो रहा, नहीं तो थीटा बढ़ता जाएगा, है ना। अगर उसमें एक I² इंटू आर हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि करंट जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो I² R है, तो कुछ हीट वो रेडिएट कर रहा है। अगर वो रेडिएट कम करे तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा उसका,
टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, थीटा बढ़ेगा, उसके बढ़ने से फिर जो रेडिएट भी वो ज़्यादा करना शुरू कर देगा, यानी वो नो यूनिफॉर्म रेट पे रेडिएट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म रेट पे, यानी यूनिफॉर्मली रेडिएट नहीं कर पाएगा। अगर उसको यूनिफॉर्मली रेडिएट करना है तो उसकी कंडीशन है जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही रेडिएट करनी पड़ेगी, जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही उसको रेडिएट करनी पड़ेगी। तो वो एक करेक्शन है उसमें क्वेश्चन में, वो देख लेना कि वो यूनिफॉर्मली रेट पे ही हीट प्रोड्यूस करे, रेडिएट करेगा तो ही काम बनेगा। तो उससे हमें कंडीशन मिल गई कि जितनी प्रोड्यूस हो रही है आई स्क्वायर आर और उतनी ही रेडिएट हो रही है लैम्डा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। अब हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा दिया, लैम्डा इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज था, वहाँ से हमको पता चला कि इसको स्ट्रेन बोलते हैं और वो अल्फा इंटू थीटा टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर आएगा। तो वो हमने ऊपर से निकाल लिया टेम्परेचर डिफरेंस कितना बनता है और वैल्यू पुट की तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया आई स्क्वायर आर अल्फा अपॉन लैम्डा। मतलब फिर तो कोई कहानी नहीं है उसमें, बस एक बार आपको ये पता चल जाए कि करना क्या है उसमें। तो क्लियर, ये था अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन। अच्छा देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें फिर से हम बगैर पैर उठाए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, कोई ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा माइंड में सोल्व करेंगे तो उससे आंसर हमारा जल्दी आएगा, 5-7 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो ये सर्किट है देखो, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम की रेजिस्टर है, 4 वोल्ट की बैटरी है, आर ओम की रेजिस्टर है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम की उसकी रेजिस्टेंस है। सवाल आपसे ये है कि आर ओम की क्या वैल्यू हो कि 4 ओम के क्रॉस कोई करंट ना जाए। कहानी सिंपल, मतलब 4 ओम के क्रॉस ना जाए तो कहाँ जाए, सीधा चला जाए, यानी 10 वोल्ट देखो डोमिनेट तो करेगा ही, ज़्यादा तो करंट भेजेगा ही, तो 10 ओम अपना करंट यहाँ ना भेजे, सीधा आगे भेजे। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, 4 ओम के क्रॉस तो कोई ड्रॉप हो नहीं रहा, 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो रहा है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा, 6 वोल्ट। यानी इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 6 वोल्ट का बनता है तो उतना ड्रॉप बैटरी में है, तो इसको ड्रॉप करवाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें करंट फिर नहीं जाएगा। तो 6 वोल्ट का ड्रॉप अगर यहाँ होना है तो इसके पैरेलल में भी कितना होना पड़ेगा, 6 वोल्ट का ड्रॉप होना पड़ेगा, और 10 वो यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे होना पड़ेगा। 4 यहाँ पे होने के लिए करंट कितना जाएगा, 2 एम्पेयर, क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो 2 ओम पहले से है, 2 एम्पेयर करंट अगर चला जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो 10 माइनस 4, क्योंकि ये पॉजिटिव, यहाँ पे इधर से चलेंगे हम तो पोटेंशियल राइज हुआ फिर ड्रॉप हुआ, तो 10 का राइज 4 का ड्रॉप, टोटल कितना बन गया, 6 का राइज। तो यहाँ से यहाँ तक 6 का राइज, इस वाले से भी 6 का राइज, मतलब इधर से भी 6 का राइज, इधर से भी कितने हो गया, 6 का राइज हो गया। तो 6 वोल्ट का राइज हो जाएगा अगर यहाँ से 2 एम्पेयर करंट चला जाए। और अब वो पहले वाली कंडीशन की जो करंट यहाँ से निकला है वो आगे जाए, यानी यहाँ करंट कितना जाए, 2 एम्पेयर करंट जाए, मतलब इस ब्रांच में भी करंट कितना जाएगा, 2 एम्पेयर। इधर से भी कितना आएगा, 2 एम्पेयर, इधर कुछ नहीं जाएगा। ये तो उन्होंने कंडीशन उन्होंने खुद दे रखी है, हमने ली नहीं है, हमने उसकी कंडीशन यूज़ की है बस। 2 एम्पेयर करंट यहाँ जाए, 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो चुका है, तो 2 यहाँ चाहिएगा। 2 यहाँ पे कैसे होगा, वही आई इंटू आर वाले से, आर की वैल्यू अगर 1 ओम हो जाएगी तो कितना होगा, यहाँ पर भी 2 ड्रॉप हो जाएगा, 2 और 4 टोटल बन गया 6, 6 6 6 बराबर। तो यानी यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 ओम होनी चाहिए। बगैर पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने में वक्त लगा है पर आपको सोल्व करने में लगेगा मुश्किल से इसमें 10 सेकंड आंसर लगेंगे, टाइम लगेगा। अगर आपका दिमाग इतना काम करता है तो ये काम करेगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व तो कर सकते हो आप, लेकिन फिर वही बात कि कितना जल्दी सोल्व करते हो वो कहानी है। जब स्विच S1 क्लोज होता है, और देखो वोल्ट मीटर कहा गया आइडियल, आइडियल का मतलब है कि करंट उधर कहीं नहीं जा रहा, जो काम कर रहे हैं बस ये सब इधर वाले कर रहे हो, तो इन्फिनिटी की तरह बैठा हुआ है, वहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बैठा हुआ है वोल्ट भी वाला, तो वो काम नहीं कर रहा, ये आइडियल का मतलब है, कल ही बात हुई थी हमारी। तो इसमें क्या कहते हैं कि जब S1 क्लोज करते हैं और E और R दिया नहीं हुआ, EMF और R दिया नहीं हुआ, जब S1 क्लोज करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज जो शो करता है वो वोल्ट मीटर वो 18 वोल्ट शो करता है, 18 वोल्ट शो करता है। तो 18 वोल्ट वो शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप 6 ओम के क्रॉस कितना हुआ होगा, 18 वोल्ट हुआ होगा। तो 18 वोल्ट अगर इसके क्रॉस ड्रॉप होगा तो देखो फिर से एक तो तरीका जो बेसिक आप लगा सकते हो कि E अपॉन R प्लस 6 करके करंट निकालो, उलझते रहो उसके साथ, वो तो कहानी है ही। अब तरीका क्या है, ट्रिक क्या है कि 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, ना सॉरी 18 वोल्ट का ड्रॉप वहाँ पे हो रहा है, तो करंट कितना होना चाहिए, 3 है ना, 6 × 3 18, तभी तो 18 आएगा। यानी करंट 3 एम्पेयर निकला तब जब ये नहीं था, सिर्फ ये था, यानी इसको हटा दिया जाए तो इसमें से करंट कितना निकलता है, 3 एम्पेयर। तो जिसमें से करंट 3 एम्पेयर निकलता है, इसमें 18 वोल्ट है, तो इसमें भी तो 18 वोल्ट होना चाहिए। और इसका 18 वोल्ट कैसे आता है, E माइनस आई इंटू आर, आई कितना उसका 3 है, ये हमने उधर से निकाल लिया, तो E1 कह लो या E कह लो, -3 इंटू आर वो 18 वोल्ट है। पहला केस हमने सोल्व किया, समझे कैसे लगाया। अब दूसरा केस में आगे जाता हूँ, उसके समझ में आ जाएगा, पहले से में ना आया हो तो
अब सिर्फ S2 काम कर रहा है और वोल्टेज ड्रॉप कितने का हो रहा है, 24 वोल्ट का हो रहा है। तो 24 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे होगा कब, जब करंट 2 एम्पेयर का होगा, वही जो पीछे यूज़ किया हमने I/R वाले से। तो इसका मतलब करंट तो 2 एम्पेयर है, यानी जब ये काम नहीं करता, ये काम करता है, तो सेल से करंट 2 एम्पेयर निकलता है। अगर सेल से करंट 2 एम्पेयर निकलता है, जो भी निकलता है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितने का होता है, E-I/R का होता है। तो E-2R है इस बार, और वो इस बार 24 वोल्ट है, क्योंकि देखो इसका भी 24 वोल्ट है अगर, तो इसके पैरेलल वाले का भी तो क्या हो जाएगा 24 वोल्ट, क्योंकि इस बार ये तो काम कर नहीं रहा है। तो जो वोल्टेज दोनों का होगा वो सेम आएगा, वो 24 वोल्ट उसका है, 24 वोल्ट इसका। ऐसा अगर आप इतना सोच गए उसमें, तो आपने सारी कैलकुलेशन ही अवॉइड कर दी। अब ये आंसर हमारा वही 30 सेकंड में होगा, ठीक। और 30 सेकंड में जो क्वेश्चन आप सोल्व करते हो, समझ लेना आपके लिए बोनस है, आप उसमें 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैंने सोल्व किया इसको, बाकी कुछ नहीं है। देखो माइनस कर दोगे तो आपको इवन मिल जाएगा 6 ओम, और तो हवा भी कर सकते हो, आपको उसको अलग सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखो अगर आप उम्मीद करते हो कि आप आउट ऑफ 300, जेईई मेंस की अगर मैं बात करूँ, आउट ऑफ 300 अगर आप उम्मीद करते हो कि आप 200 प्लस जाओगे, तो ये कैलकुलेशन आपकी माइंड में होनी चाहिए। ऐसे ही नीट में अगर आप उम्मीद करते हो 600 प्लस जाना है, तो ये कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। अगर ये सब लिख के करनी पड़ गई, फिर तो भूल जाओ, 600 प्लस भूल जाओ, और वहाँ पे 200 प्लस भूल जाओ, उतने नहीं आएंगे। फिर आप वही 10-15 हज़ार के बीच के बच्चे हो, उतना ही रैंक आपका आ जाएगा। उतने में कोई कॉलेज अगर मिलता है तो एडमिशन ले लेना, अगर बढ़िया चाहिए तो फिर तो ये सब हवा में होना चाहिए। तो अगर आप हवा में करोगे तो आपको दिख जाएगा कि R तो 6 है और इवन कितना है 36 ओम, 36 वोल्ट, तो वो 6 का है और 36 का है। डायरेक्ट अगर नहीं हो रहा तो सोल्व कर लेना उसको। तो ये बन गया भाई। अभी देखो क्या करना है, कब वो उसके वोल्ट मीटर रीडिंग तब बतानी थी हमको जब ये दोनों अटैच थे। जब दोनों अटैच थे तो हम एक तरीके से करंट बताना कितना आएगा, ठीक है। करंट की वैल्यू पता करनी, तब कितनी आएगी। तो 12 और 6 का अगर आप पैरेलल सोल्व कर दो, दोनों शुरू हो जाएंगे, तो 12 और 6 दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ना। 72/18 यानी 72/18 यानी 4 ओम, 4 ओम। तो 4 ओम यहाँ पे, 6 ओम यहाँ पे, 10 ओम। 10 ओम बन गई टोटल रेजिस्टेंस। 36 है हमारे पास टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज 36/10, 3.6 का हो गया करंट एम्पेयर, 3.6 का एम्पेयर करंट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, बस 3.6 एम्पेयर इसके क्रॉस जा रहा है, 4 वोल्ट के क्रॉस। या इधर से भी निकाल सकते हो आप, 36 माइनस 3.6 इंटू 6, इधर से भी निकल सकते हैं, E/I वाला ये वाला तरीके से आप जाओगे तो 36 माइनस 3.6 इंटू 6, इससे भी आंसर आएगा। लेकिन आप तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जब आपको उधर दिख ही रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन 4 बन गया है, वही वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होनी है, उसमें से भी करंट 3.6 जाना है। तो 3.6 इंटू 4 डायरेक्ट मिल जाएगा 14.4। 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, उसके बीच में डेसिमल 14.4 वोल्ट। तो ये थी कहानी इसकी भाई, जो मैंने आज आपको सिखाई। इसमें मैक्सिमम हमारे ये थे शॉर्टकट लगता कैसे है। और देखो फिर से बताया आपको, कोई ट्रिक नहीं थी, सब कॉन्सेप्ट्स थे जो इतने सॉलिड हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस करते करते कि फिर आपको चीज़ें साफ दिखाई देंगी। इसमें शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कोई भी, मैं सिखा भी नहीं सकता आपको और आप सीख भी नहीं सकते शॉर्टकट ट्रिक, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है।